हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, सूचक और अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण जाने थे। अब इसी क्रम में आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इसको अच्छे से समझ के अपने एग्जाम में आए हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। आइए इसे समझते हैं। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब हमें अगर कुछ अम्ल दिए जाएं और ये कहा जाए कि इसमें कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है, तो इसको हम कैसे जानेंगे। तो बच्चों, अगर कोई भी अम्ल है वो जितने ज्यादा संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा वो उतना ही अधिक प्रबल होगा, और अगर H+ आयन कम मात्रा में उत्पन्न करेगा तो वो उतना ही दुर्बल होगा। सेम क्षारक के लिए, कोई क्षारक है वो जितने ज्यादा OH- आयन उत्पन्न करेगा उतना ही प्रबल क्षारक होगा, और जितने कम OH- आयन उत्पन्न करेगा उतना ही दुर्बल क्षारक होगा। तो इसके लिए अगर हम मान लीजिए कोई भी दो अम्ल ले लें समान सांद्रता के, मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और एसिटिक अम्ल ले लिया, जैसे 1 मोलर विलयन ले लेते हैं, और फिर इनके विभिन्न मात्रा में ये दोनों ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। तो जो हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा उत्पन्न करेगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम उत्पन्न करेगा तो वो अम्ल कैसा होगा, दुर्बल अम्ल होगा। तो अम्लों व क्षारकों की प्रबलता सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, हमने ये तो कहा कि ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करेंगे, लेकिन अम्लों और क्षारकों की प्रबलता या इन H+ आयन की संख्या हम कैसे जानेंगे, तो हम इसको सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? ये अनेक सूचकों का मिश्रण है। सार्वत्रिक सूचक बच्चों कई सूचकों के मिलने से ये बनता है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है, विभिन्न सांद्रताएं, उनको ये विभिन्न रंगों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी को आइए और विस्तार पूर्वक समझते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। मतलब किसी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं उनको जानने के लिए या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? पीएच स्केल। अगर हम इस पीएच स्केल की बात करें तो ये देखिए, इस पर 0 से लेकर के 14 तक ये अंक होते हैं, और जो 7 है इसमें जो बीच में है वो उदासीन या न्यूट्रल को प्रदर्शित करता है। मतलब जिसका पीएच 7 है वो कैसा होगा विलयन? वो उदासीन होगा। और 7 से जब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम, इसका अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। मतलब 7 से 6 पे आएंगे, 5 पे आएंगे, 4 पे आएंगे, जैसे जैसे इस साइड बढ़ेंगे अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। यानी कि जिनका 0, 1, 2 ये 2 तक जिनका पीएच होगा वो कैसे होंगे? प्रबल अम्लीय। और ये 3, 4, 5, 6 इनकी अम्लता धीरे धीरे कम होती जाएगी, और 5 और 6 कैसे होंगे? ये दुर्बल अम्ल। इसी तरीके से अगर इसकी क्षारकीयता की बात करें तो 7 से 14 तक जब हम इस साइड बढ़ेंगे तो इसका जो क्षारकीय गुण है वो भी बढ़ता जाएगा। यानी कि 14, 13, 14 ये प्रबल क्षारक होंगे। जिनका पीएच 13 या 14 होगा वो कैसे क्षारक होंगे? प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन। और जो इधर होंगे 8, 9, 10 ये कैसे होंगे? ये दुर्बल क्षारक होंगे। ये दुर्बल क्षारक होंगे।
तो हमने देखा कि इधर तो अम्लीयता बढ़ रही है और इधर क्षारकीयता बढ़ रही है। तो देखिए इसी को हमने ये शो किया है। पीएच है, अगर 7 है किसी का पीएच तो वो कैसा होगा? उदासीन। इसी तरीके से यदि किसी विलयन का पीएच 7 से कम है तो वो कैसा होगा? 7 से कम क्या था? अम्लीय। तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। इसी प्रकार अगर पीएच 7 से अधिक है, ये पीएच 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा? क्षारकीय होगा। इस तरीके से हमने ये अम्लीयता और क्षारकीयता के विषय में जाना। इसी को देखिए हम इस तरीके से देखते हैं। ये H+ एवं OH- की सांद्रता परिवर्तन के साथ पीएच की विभिन्नता। तो देखिए 7 पर ये उदासीन है और 7 से जैसे ही हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो इधर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, यानी कि इधर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है। ये देखिए ये नीला नीला सा जो है ये H+ आयन को शो कर रहा है और इनकी मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब बढ़ रही है H+ आयन की सांद्रता तो क्या हो रहा है? इसका अम्लीय प्रकृति भी बढ़ रही है। इसी तरीके से इधर देखें तो इधर H+ आयन की सांद्रता घट रही है। ये देखिए नीला वाला हिस्सा है, ये यहाँ ज्यादा था और धीरे धीरे ये घटता चला जा रहा है, यानी कि H+ आयन की सांद्रता में जो कमी आ रही है इसका मतलब, और OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, यानी कि ये क्या है? ये इधर क्षारकीय गुण बढ़ रहा है, यानी कि इसकी क्षारक प्रकृति इस साइड बढ़ रही है। तो ये हमने इसके माध्यम से देखा कि किस तरीके से H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि से अम्लीय प्रकृति बढ़ती है और H+ आयन की सांद्रता में कमी से क्षारक प्रकृति बढ़ती है। अब देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहला है इसमें, हमारा शरीर 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर का भी एक पीएच फिक्स है और वो पीएच की रेंज कितनी है? 7 से लेकर के 7.8 तक। और अगर हमारे शरीर का पीएच 7 से कम हो जाएगा या 7.8 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम बीमार हो जाएंगे और हमारे शरीर की सारी क्रियाएं तब क्या हो जाएंगी? सब डिस्टर्ब हो जाएंगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच की परास के बीच कार्य करता है। अगला, वर्षा के जल का पीएच कितना होता है? 5.6। जो वर्षा का जल है उसका पीएच 5.6 होता है। और अगर जब इससे कम हो जाएगा तो वर्षा कैसी हो जाएगी? अम्लीय वर्षा। मतलब उसमें अम्लीयता का गुण बढ़ जाएगा और तब वो क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और बच्चों अम्लीय वर्षा ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। इसका क्या क्या फर्क होता है ऐतिहासिक इमारत पे? जैसे ताजमहल है, इस अम्लीय वर्षा की वजह से जो ताजमहल का पत्थर है वो कैसा पड़ता जा रहा है? पीला पड़ता जा रहा है। पहले ये एकदम चमकदार सफेद था, लेकिन अम्लीय वर्षा की वजह से ये पीला पड़ता जा रहा है। तो ये अम्लीय वर्षा हमारी ऐतिहासिक इमारतों को भी खराब कर रही है। दूसरा, जलीय जीवधारियों पर, जो जल में रहने वाले जीवधारी हैं, जब ये अम्ल वर्षा जल में गिरती है तो उसके अंदर जो जीव रहते हैं उनके जीवन को भी ये प्रभावित करती है। तीसरा है, जब मिट्टी में गिरती है ये तो मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ा देती है, यानी कि मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो ये अम्लीय वर्षा के प्रभाव थे जो हम सबको प्रभावित करते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जिस तंत्र में पचता है वो क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। उसका पीएच क्या होता है? वैसे तो बच्चों अभी हम इसी क्लास में आगे ये पूरा पाचन तंत्र पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि हमारी आहार नाल में मुंह से लेकर के और बड़ी आंत तक पीएच सब जगह अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ हम मेन बात करते हैं कि जो हमारा उदर है वो क्या निकालता है? HCl। वैसे HCl आपको हम बताएं आहार नाल के अमाशय से निकलता है, यानी कि पेट से निकलता है। और ये क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायक होता है। किस तरीके से होता है? जब हम यहाँ जीव विज्ञान पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, वहां इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। और जब हमें अपच हो जाती है
खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में अम्ल बनने लगता है, और अत्यधिक मात्रा में अम्ल बनता है तो उदर भाग में दर्द व जलन महसूस होती है। तो हमको उदर भाग में क्या लगती है, जलन महसूस होती है, और हमको दर्द भी महसूस होता है। और फिर उसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग करते हैं। एंटासिड ये क्षारक होते हैं जो कि अम्लीयता को कम करने के काम आते हैं। तो बच्चों, ये जो अम्लीयता अगर बढ़ रही है हमारे शरीर में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल करने के लिए अम्ल को उदासीन करेंगे। अब अम्ल को कैसे उदासीन करेंगे, अम्ल को हम उदासीन क्षारकों के द्वारा करेंगे। ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं पीछे, कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं, और इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो अगर हमको अम्ल के प्रभाव को कम करना है तो हमको क्षारक देना होगा। तो एंटासिड क्या है, एंटासिड भी एक क्षारक ही होते हैं जो कि अम्ल को उदासीन कर देते हैं। इसका उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एंटासिड है जो कि शरीर में जलन को कम करता है, अम्लीयता को कम करता है। तो ये था बच्चों दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे शरीर के सभी तंत्र एक निश्चित पीएच पर ही कार्य करते हैं, निश्चित पीएच पर ही हमारी शरीर की सभी क्रियाएं होती हैं। अब आगे चलते हैं। लवण, अब हम जानेंगे लवण क्या होते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लवण और जल बनाता है। ये कुछ लवण दिए हैं, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट Na2NO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये सब क्या हैं, ये सब लवण हैं, साल्ट जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं। अब आगे समझते हैं। अब हम जानते हैं जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक के साथ क्रिया करता है तो जो लवण बनता है वो कैसा होगा, उदासीन। और जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ क्रिया करता है तो वो कैसा होगा, लवण, अम्लीय। और जब प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो वो क्षारकीय होगा। यानी कि दोनों ही प्रबल हैं तो उदासीन, अम्ल प्रबल है तो उसमें अम्लीय गुण आएगा, क्षार प्रबल है क्षारक तो उसमें क्षारकीय गुण आएगा। अब हम पढ़ते हैं साधारण नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। उसका बच्चों रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और सूत्र है उसका NaCl। इसको हम समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। समुद्र के जल में बहुत सारे लवण होते हैं, उन्हीं में से एक ये होता है जिसको प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक या NaCl से हम और भी कई यौगिक प्राप्त करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण। अब हम इनको एक एक करके हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब आता है सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH। ये बनता कैसे है, आइए जानते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। बच्चों, जब हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे और उसमें हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। और वियोजित होकर के क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करेगा। और जिस प्रक्रिया से जो विद्युत अपघटन हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण देखें, 2NaCl एक्वस मतलब इसका जलीय विलयन लिया, जब इसकी प्लस 2H2O जल के साथ क्रिया कराई तो ये क्या बन जाएगा, 2NaOH एक्वस यानी जलीय, और Cl2 क्लोरीन गैस और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसमें जो एनोड होगा, एनोड पर बनेगी क्लोरीन गैस और कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा और एनोड पे क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। और कैथोड पर ही NaOH बनेगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, वो भी कहाँ बनेगा, वो उसका निर्माण भी कैथोड पर ही होगा। अब हम इसके उपयोग जानते हैं। तो बच्चों, ये जो हाइड्रोजन बनी है इसको हम ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में भी
काम आती है। और जो क्लोरीन गैस है इसको जल की स्वच्छता में, जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं जहां पर हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्लोरीन गैस से ही वो उसका वाटर जो है वो शुद्ध किया जाता है। और पीवीसी बनाने में भी इसका उपयोग है और कीटनाशक में भी इसका उपयोग होता है। इसके कई उपयोग हैं। एक तो जल की स्वच्छता में मुख्य उपयोग तो इसका यही है, जल की स्वच्छता में। और पीवीसी में अब NaOH जो है इसका क्या है, ये धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए और साबुन, अपमार्जक तथा कागज बनाने में इसका क्या है, साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है, साबुन बनाने में और कागज बनाने में और अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक में ये इसका मुख्य उपयोग होता है। तो ये हमने जाना बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। एग्जाम में इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या ये कैसे बनता है या इसका क्या उपयोग है। किसी भी तरीके से अब क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। अगला है विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, जब शुष्क बुझे चूने, जिसका सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बुझा हुआ चूना कह रहे हैं। जब इसकी क्रिया Cl2 से कराई जाती है, क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है, तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और प्लस H2O का निर्माण होता है। अब इसके उपयोग जानते हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, तो इसका पहला उपयोग क्या है, जो पीने का पानी है उसको जीवाणु से मुक्त करने में, यानी कि जीवाणुओं को उसके मारने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ये कई रासायनिक उद्योगों में ये उपचायक के रूप में उपयोग होता है। तीसरा इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, जो सूती और लिनेन के कपड़े होते हैं उनके विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विरंजन क्या है, विरंजन मीन्स किसी चीज पे आपने देखा होगा, किसी चीज का कलर, उसको मतलब कलर उसका नष्ट करने में ये विरंजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी उस पे दाग धब्बा लग जाता है कपड़े पे, तो हम उसको ब्लीचिंग पाउडर से धोते हैं उस धब्बे को हटाने के लिए, यानी कि उसके कलर को हटाने के लिए। तो विरंजन क्या है, किसी चीज का कलर हटाना। तो सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, जो लकड़ी पिसी हुई होती है उसमें, और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में, मतलब जो लकड़ी पिसी हुई होती है उसका कलर हटाने में उसका ये विरंजन कर देता है, जिससे वो सफेद हो जाती है, क्योंकि लकड़ी से क्या बनता है, कागज। इसीलिए पहले इसका विरंजन किया जाता है, तब इससे कागज का निर्माण होता है। इसी तरीके से जो लॉन्ड्री होती है उसमें साफ कपड़ों के विरंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसा कि दिख ही रहा है, Na मतलब सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है, ये NaCl H2O प्लस CO2 प्लस NH3, जब ये आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तो इससे अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब इसके बारे में जानते हैं। यह एक दुर्बल असंक्षारक है। ये क्या है, एक दुर्बल असंक्षारक, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता, लंबे समय तक सही रहता है। और क्षारीय लवण है। ये लवण कैसा है, क्षारीय लवण। और अभी हमने ये पीछे बताया था कि ये किससे बना होगा, ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के संयोग से बना होगा, इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। तो ये क्षारीय लवण है। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसे गर्म करने पर क्या होता है, जैसे NaHCO3 है, जब इसे ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो ये Na2CO3 H2O और CO2 बनाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और प्लस CO2 का निर्माण करेगा।
अब जानते हैं इसके उपयोग क्या है बेकिंग सोडा के। उपयोग है खाने को शीघ्रता से पकाने में। बच्चों जो बेकिंग सोडा होता है इसको जैसे हमें चने वगैरह हैं कुछ जल्दी से हमें गलाने हैं वो, तो उसमें हम थोड़ा सा ये डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं उनको शीघ्रता से गला देते हैं। ऐसे ही कई चीजों में खाने को जब शीघ्रता से पकाने की बात आती है तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिलाकर के बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं या इसको जल में मिलाते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है? जो अभिक्रिया होती है उसमें CO2 उत्पन्न होती है और इस CO2 के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है और खमीर उठा करके बच्चों इसको मुलायम एवं स्पंजी बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग किसी भी खाना बनाने में उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। तो वो कैसे करता है? जैसे हम इसको जल में मिलाते हैं या गर्म करते हैं तो ये CO2 गैस उत्पन्न कर देता है और ये CO2 क्या करती है? ये पाव रोटी या केक में बड़े बड़े से ये छेद से करके उसको स्पंजी बना देती है और उसको सॉफ्ट बना देती है। इसके द्वारा ये खमीर उठा करके उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाती है। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो है वो एक एंटासिड का संगठक है। एंटासिड अभी हमने पीछे जाना था जो अम्लीयता को कम करता है, तो ये उसका भी एक संगठक होता है। नेक्स्ट सोडा अम्ल अग्निशामक में। ये इसका उपयोग कहाँ होता है? अग्निशामक यानी कि जो आग बुझाने का यंत्र होता है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब अगले यौगिक पे चलते हैं। अगला है धावन सोडा जिसका सूत्र है Na2CO3 10H2। धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा होता है। ये बनता कैसे है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। मतलब जब हम इसमें सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसमें जब हम दोबारा जल मिला करके और उसको फिर से उसके क्रिस्टल बनाएंगे तो इस पुनः क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया से धावन सोडा का निर्माण होता है। ये देखिए इसका रासायनिक समीकरण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जब ये प्लस 10H2 जल से अभिक्रिया करता है तो Na2CO3 10H2O यानी धावन सोडा का निर्माण होता है। यह भी एक कैसा लवण है? क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण मतलब ये प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के मिलने से इसका निर्माण होता है। इसके उपयोग देखें तो ये कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला घरों में साफ सफाई के लिए, घरों की सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। जो कठोर जल होते हैं, कठोर जल कौन से होते हैं? जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते वो कठोर जल कहलाते हैं और जो स्थायी कठोरता होती है उसको ये हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था धावन सोडा। अब आगे चलते हैं। क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मतलब जो लवण का इकाई सूत्र है उसमें जितने जल के अणु हैं तो जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या है उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलन का जल। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कॉपर सल्फेट है, इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2। तो इसका जो इकाई सूत्र है वो CuSO4 है, तो इसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितनी है? ये 5। इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है? 5। इसी तरीके से धावन सोडा है, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसके भी इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10। तो क्रिस्टलन का जल कितना है? 10। इसी तरीके से जिप्सम में CuSO4 2H2O, इसमें जल के अणु कितने हैं? 2, यानी कि क्रिस्टलन का जल कितना है? 2। तो जो लवण के इकाई सूत्र में जो जल के अणुओं की संख्या है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाती है। इसको हमने उदाहरण के द्वारा समझा। अब आगे चलते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 ½ H2O बनाता है।
इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो बच्चों जो जिप्सम होता है यानी कि CaSO4 2H2O, जो भी हमने पीछे जिसका सूत्र पढ़ा था, तो जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जल के अणुओं का त्याग कर देगा, और जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि अर्धहाइड्रेट मतलब उसमें जल के आधा अणु होगा, ये अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसको POP भी बोलते हैं। POP ये सुनाई होगा आपने, छतों पे की जाती है, दीवारों पे की जाती है, POP करा रहे हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। ये कैसा होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है, और जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम में बदल जाता है, और जब हम इसमें जल मिला देते हैं तो ये फिर से किस में बदल जाता है, जिप्सम में। ये देखिए CaSO4 हाफ H2O, जब इसमें हम 1.5 भाग जल मिला देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, CaSO4 2H2O, यानी कि जिप्सम, जो कि कैसा होता है, हार्ड होता है। और जिप्सम से ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जिप्सम बना सकते हैं। अब जानते हैं इसके उपयोग क्या हैं। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करती हैं। जब बच्चों की हड्डी टूट जाती है तो उसको पहले सही से, मतलब उसको पहले सही जगह पर रखते हुए प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, और जिससे कि वो उसी कंडीशन में रहती है तो वो जुड़ जाती है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने से पहले उनको सही स्थिति में रखना जरूरी है, इसके लिए इसका उपयोग एज ए प्लास्टर किया जाता है। दूसरा, खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने बनाए जाते हैं। और तीसरा, सजावट का सामान बनाने में, यानी कि जो सजावट का सामान होता है घरों को सजाने के लिए, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सजावट की बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP से बनती हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, ये पूरा चैप्टर यहीं खत्म होता है, और आशा करती हूँ कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो वो भी दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।